+2 एक्वस आयन J यानी कि एटॉमिक नंबर 27। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, हमें तो पहले एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, सबका पता होना कि एटॉमिक नंबर सबका कितना है। तो इसमें बोल रहा है एटॉमिक नंबर 27। जब हमें एटॉमिक नंबर 27 पता है किसका है कि एटॉमिक नंबर 27 कोबाल्ट का है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो पता चल गया कि 27 किसका है, कोबाल्ट का। तो अब इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम क्या करेंगे कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो कि होता है आर्गन। क्या होता है आर्गन 18 तक लेते हैं आर्गन, उसके बाद 3d7 4s2। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपका ये जो एटॉमिक नंबर होता है 27, अगर आपको लर्न ना हो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप क्या करोगे कि डी में ये जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं वो डी में जाते हैं। यानी कि ये एक ट्रिक है छोटी सी, D7 4s2, D7 4s2। लेकिन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे मेटल +2 चार्ज है। मेटल जब +2 चार्ज हो गया यानी कि +2 चार्ज, यानी कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, लूज़ किए हैं। तो लूज़ किए हैं तो ये कहाँ से करेगा, 4s2 से करेगा। तो इसने 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, आर्गन 3d7 मूवमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ऑर्बिटल बना लेंगे। हमें पता है कि डी में कितने, डी सबसेल में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो हमें कितना 7 भरने हैं, फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये तो पता है, पहले क्लॉक वाइज होता है, उसके बाद एंटी क्लॉक। 4s हमारा ऑर्बिटल अनफिल्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम देखते हैं कि +2। अब इसमें देखते हैं हमारे कितने, इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 हैं। तो हमारा एक फार्मूला होता है इस मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का कि μ √n × n+2, जहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो हम इसको फार्मूला में बैठा देंगे। तो फार्मूला में जैसे ही बैठाएंगे तो हमारा क्या होगा, 3 × 3+2। तो ये हो जाएगा √3 × 5। तो हमारे कितने हो गए, 15। जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारा आएगा 3.87 pm। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। यहाँ कोबाल्ट का दिया है +2 लेकर के, आप फिर निकल का ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं। ऐसे ही आप रिवीजन करेंगे इसको ले लेकर के, तो आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वाई। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा भी है, 2 बार पूछ चुका है। तो इसको भी हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत अच्छा है। इसमें बोल रहा है कि जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से। ऐसा क्यों? तो हमें एक चीज़ ये पता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों शो करते हैं। तो आप जब लैंथेनोइड में जाओगे तो आप देखोगे कि उसमें क्या है कि 4f जो है, 4f। तो हमें पता है कि शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है इस अच्छा शो करता है, उसके बाद P होता है, उसके बाद D होता है, उसके बाद F होता है। F हमारा जो होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट दिखाता है। इसको पुअर शिल्ड, यानी कि जैसे आप देखोगे कि जब आप जैसे मान लो कि आप टीवी देख रहे हो और टीवी के सामने, ये टीवी हमारा, टीवी के सामने हमने हल्की हल्की कोई कर्टन डाल दी पतली सी, तो हमें क्या होगा, धुंधला दिखेगा, दूर से धुंधला दिखेगा। तो वैसे ही आप समझ लो कि इसमें क्या होता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे S हैं, P हैं,
डी है और एफ है। तो एफ क्या करता है, एफ का पुअर सीडिंग इफेक्ट लगता है। तो जब पुअर सीडिंग इफेक्ट लगता है तो हमारा जैसे जैसे लेंथेनॉइड में क्या होता है कि हम जब लेंथेनॉइड में लेंथेनम टू ल्यूटेटियम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारा चार्ज भी बढ़ेगा। चार्ज जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा कि इस वाले एफ ब्लॉक फोर एफ को ये क्या करेगा कि अपनी तरफ खींचेगा। जितना अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या होगा कि इसकी पुअर सीडिंग इफेक्ट होती है, तो ये क्या होगा इसकी तरफ खींचा चला जाएगा और इसकी साइज जो होती है छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो ये क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब 4F में इतना ज़्यादा हो रहा है, लेंथेनाइड में 4F में इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पता है कि एक्टिनॉइड्स कहाँ होता है, एक्टिनॉइड्स में 5F होता है, 5F होता है। तो 4F के कंपैरिजन में 5F जो होता है उससे भी ज़्यादा पुअर सीडिंग इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई एक डिक्रीज़ करते जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करते जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है, एक्टिनॉइड में लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके लिए भी देख लेते हैं कि द डिक्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयोनिक रेडियाई इन एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स is more as compared to lengthenoid contraction because 5F electron have poor shielding effect. This is the important reason. Okay. Compared to 4F electron. Therefore, the effect of increased nuclear charge leading to contraction in size is more in case of actinoids contraction. इसको आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन NH4 होल ट्वाइस Cr2O4 इज हीटेड। अब जब इसको हीट करते हैं तब क्या होता है, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देखोगे कि जब हम NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है निकल जाता है, नाइट्रोजन निकल जाएगा प्लस H2 निकल जाएगा और Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, what are interstitial compounds, why are such compounds वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल से। अब हम कुछ सबसे पहले जाना कि इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं, आप देखे होंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो उसमें क्या है, हम देखते हैं कि कोई भी मेटल, मान लो हमारा रूम ही है, रूम को हमने किसी बॉल से भर दिया, ये हमारा रूम है, रूम को हमने बॉल से भर दिया, ठीक है, बॉल से भर दिया। लेकिन आप क्या देखोगे कि जैसे ही हम रूम को बॉल से भरते हैं तो उसमें बीच बीच में क्या होता है, गैप रह जाता है, वो अच्छे से क्या होता है फुल, फिर बीच में गैप हो जाता है। इसी गैप को जब हम किसी भी स्मॉल एटम के एलिमेंट से हम इसको भरते हैं तो ये क्या हो जाता है, पहले इतना मतलब टाइटली बॉन्ड नहीं था, लेकिन जब हम किसी स्मॉल स्मॉल एटम के एलिमेंट से भर देते हैं तो ये पूरा क्या होता है, भर जाता है। इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स। अब इसमें हम इसको देखते हैं, लिखेंगे कैसे। द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स, दे आर एबल टू इंट्रैप्ट स्मॉल एटम ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन है यहाँ बेटा, जी की जगह सी कर लेना, इसको कार्बन है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन एक्सेट्रा इन देयर क्रिस्टल लैटिस एंड इवन कैन मेक वीक बॉन्ड विथ देम। अब इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि इस जब इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये छोटे छोटे जो हमारे गैप रह गए थे, जो बीच में हमारे गैप रह गए थे, उसी गैप में इंट्रैप्ट हो जाते हैं, बंध जाते हैं अच्छे से। और ये क्या होते हैं कि जो हमारे पुराने यानी कि पैरेंटल जो ट्रांजिशन मेटल थे वो अपना कैरेक्टर छोड़ते नहीं हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा टेंसाइल हो जाता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ
इंक्रीज होती है, यानी कि इनकी जो बंधने की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टील एंड कास्ट आयरन आर हार्ड इन कंपैरिजन टू रब्ड आयरन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रैप्ड कार्बन एटम्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो स्टील और कास्ट आयरन जो होते हैं, यानी आप देखोगे कि स्टील आयरन में हमारा क्या होता है, आयरन जब आप लेते हो तो देखते हो कि उसमें कोरोजन हो जाता है। कोराजोन हो ही जाता है जब हम उस पर कोई भी उस पर पेंट वगैरह या गैल्वेनाइजेशन नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि उस पर रस्ट लग जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जैसे स्टील हो गया, इन सब चीज़ों पर रस्ट नहीं लगते हैं, लेकिन इनकी मेलेबिलिटी, आप जानते हो मेलेबिलिटी क्या होता है, जो कि ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पूछ लेगा कि आप मेटल्स के या ट्रांजिशन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो उसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट करेगा। मेलिएबिलिटी होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम पीट करके पतला कर लेते हैं, उसे उस प्रॉपर्टीज़ को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और डक्टिलिटी जब हम रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी तार लाइक स्ट्रक्चर जब बना देते हैं तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ तो घट जाता है, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी तो जब फॉर्मेशन करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का वो तो घट जाता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाता है। यानी कि उसमें जो जैसे आप देखोगे कि उसकी दृढ़ता हम बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी दृढ़ता उसकी बढ़ जाती है ट्रैप्ड होने के कारण। ये भी बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं देखी हूँ कितनी बार पूछा गया है पेपर में, तो आप इसको भी अच्छी तरह से कर लोगे। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि पिक्चर के साथ आपको दिखा दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइट ओर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एक क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन एक आता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो यहाँ ले रहा है आयरन क्रोमाइट ओर से कैसे बनेगा और उसके पीएच का क्या इफेक्ट होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट विच इन टर्न इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर यानी कि Fe, क्रोमाइट ओर किसको बोल रहा है, FeCr2O4, ये हमारा हो गया क्रोमाइट ओर विथ सोडियम या पोटेशियम क्रोमेट। यहाँ हम सोडियम क्रोमेट लिए हैं, पोटेशियम क्रोमेट भी ले सकते हैं इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, ये एयर हमारा हो गया। द रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट अगर, अब कैसे रिएक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि Na2CrO4, यानी कि इसका Na2 आ जाएगा और CrO4 ले लेंगे, Na2 और CrO4, उसके बाद मिलता है हमें 2Fe2O3 प्लस CO2। ये रिएक्शन है, आप इसको करने के बाद बैलेंसिंग कर लेंगे, जो कि आपको मुझे उम्मीद है कि आता ही होगा बैलेंस करने। बैलेंसिंग करने नहीं आता होगा तो आप, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें 4 8 7 है, 8 2 8 है, यानी कि 4 FeCr2O4, 8 Na2CO3 और यहाँ पे 7 O2 है। इसके बाद 8 Na2Cr2O4, 2 Fe2O3 और 8 CO2, यानी कि गैस निकल रहा है, CO2 गैस निकल रहा है। अब इसका आप देखेंगे कि ये हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है वो कैसा होता है, येलो सॉल्यूशन होता है। और ये क्या, इसकी एक और खासियत है कि वो वाटर सॉल्युबल होता है, इस फिल्टर एंड, ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसको हम फिल्टर करेंगे एंड एसिडिफाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ए सॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ये ऑरेंज, ऐसे तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन जब हम इसे क्या कर रहे हैं कि जब हम इसे एसिडिफाइड कर दे रहे हैं, एसिडिफाइड मतलब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का
H प्लस यानी कि 2H प्लस ले लेते हैं। तो Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट जो कि येलो कलर का है, जब हम एसिडिफाइड करते हैं तो उसका एसिडिफाइड यानी कि H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो उसमें का 2H प्लस आ जाता है, और ये क्या करता है, हमें देता है सोडियम डाइक्रोमेट Na2CrO7 दे देता है प्लस 2Na प्लस H2O। अब ये जो हमारा क्रोमेट आयन है इज येलो इन कलर व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H प्लस इन Cr2O72 माइनस डाइक्रोमेट द आयरन चेंजेस टू ऑरेंज। इसका कलर तो था येलो, लेकिन चेंज किस में हो गया, ऑरेंज में चेंज हो गया, ऑरेंज कलर में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे कि सोडियम डाइक्रोमेट इज़ मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो हमारा सोडियम कार्बन डाइक्रोमेट है वो मोर सॉल्युबल है देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विथ पोटेशियम क्लोराइड। अब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट जो हमारा है उसे हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है और सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। द ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट crystallize out the chromates and dichromates depending upon pH of solution। ये जो हमारा क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स है वो हमारे pH सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करता है। अगर हमारा pH पोटेशियम डाइक्रोमेट का बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इट इज़ कन्वर्टेड टू येलो पोटेशियम क्रोमेट, येलो पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। ये हमारा रिएक्शन है। इसमें देखते हैं हमारा क्रोमेट है, इसको जब हम H2H से हीट करेंगे तो हमारा डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, और जब डाइक्रोमेट को हम बेस के साथ, ये एसिड के साथ किए थे, अब इसको बेस के साथ जब हम करते हैं तो फिर हमारा क्रोमेट आयन मिल जाता है। अब ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट, इसको जाएंगे तो फिर क्रोमेट से डाइक्रोमेट में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, आज इतना ही। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।